मॉर्निंग। आए हैं ना, बहुत सारे बच्चे गायब हैं। भाई क्या सैटरडे क्या संडे, आज बालकन क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेगा। आज सबसे इस टॉपिक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आज। लेकिन जिन बच्चों का कोई भविष्य ही नहीं है तो उसकी क्या चिंता। मोनू कल तुम गायब थे, क्या क्या हुआ था? नए पार्टनर आ गए तो कहीं उसी सेलिब्रेशन में तो नहीं रहे। और तब एक बात बताओ, कल जो हम लोगों ने जितना डिस्कस किया था तो उनके समझ में आ गया था? बहुत सिंपल है। राष्ट्रवाद को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 1848 के पश्चात उदारवाद की तुलना में राष्ट्रवाद अधिक व्यापक शक्ति। अगर मैं सवाल खड़ा करूं कि उदारवाद की तुलना में राष्ट्रवाद क्यों अधिक प्रभावी हो गई 1848 के बाद, इसका कोई जवाब तुम्हारे पास है? क्योंकि यूपीएससी का जो है ना, बड़ा निर्मोही एग्जामिनेशन। कहीं से वो जब प्रश्न तुमको फॉर्म कर देगा तो फिर क्या होता है, जो तुम लोग को मैं इतने तरह से या टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर या इतना सारा जो नारा देकर, इतना समय देकर इंटीग्रेट करके ले चलते हैं, इसकी वजह यह है कि कोचिंग संस्थान में सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक जिस तरह से डिलीवर कर दिया जाता है, उससे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होना नहीं। वो तुम में जब अंडरस्टैंडिंग आती है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। वहां पर जाओगे तो सीधे क्वेश्चन दिखेगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप को प्रभावित करने वाली मुख्य शक्ति राष्ट्रवाद थी, न कि उदार की परी की। ये मुझे लगता है कि 1996 वगैरह में कभी पूछा। आखिर आ गए तो समझ रहे हो मेरी बात? वही तुम से सवाल करता हूं कि अगर मान लो कभी इस तरह के प्रश्न में घिर जाओ, क्या लगता है कुछ रास्ता निकल सकता है? क्योंकि परीक्षा भवन में जैसे कई बार जाओगे तो सारे विषयों कुछ क्वेश्चंस है जिसका कोई कंक्रीट उत्तर नहीं मिलता। में दिमाग के एंटीना को सीधा ओपन करके छोड़ देना पड़ता है कि कहीं से कुछ वेव मिल जाए तो मैं लिख डाल। अगर सब कॉन्शस में भी चीजें रहती है तो परीक्षा भवन में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सब बड़ी सजग हो जाती, सब कुछ स्टेक पर लगा। तो परीक्षा भवन में कभी कभी तुम्हें ऐसी विचित्र बातें याद आने लगेंगी तो तूने बहुत पहले पढ़ा। तो तुम लोग एक चीज बताओ हमें, तुम में से कोई जवाब दे सकता है हमें कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उदारवाद की तुलना में राष्ट्रवाद क्यों ज्यादा प्रभावी शक्ति बन गई? क्यों बन? हाँ, देखने में तो लगता था तुम नहीं समझती, याद रखती और तुम लोग भी बता देते। अगर जरूरत पड़ेगी इस तरह के प्रश्न, कुछ उदाहरण वगैरह दे के प्रश्न को 150 शब्द तक खींच लोगे, क्या हो जाएगा? आइए रईस जी, आखिर आप आए। और थोड़ी सी रईसी में कटौती करने के लिए धन्यवाद। अब देखो, अब हम तुमको एक दूसरी दिशा में लेकर चलें। थोड़ा सा इसमें डेटा होगा लेकिन आंकड़े से घबराओ नहीं, मैं उस आंकड़े को स्पष्ट कर दूं।
अब तक तो राष्ट्रवाद ने जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम किया था। अब तक तो राष्ट्रवाद ने जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम किया था, लेकिन अब राष्ट्रवाद का वास्ता एक ऐसे साम्राज्य से पड़ा है जो पश्चिमी यूरोप से अलग है। पश्चिमी यूरोप में क्या है कि छोटे छोटे राज्य थे, उनकी क्षेत्रीय विविधता उतनी नहीं थी, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता कम थी। तो उन्होंने अपने आप को एक भाषा के आधार पर राष्ट्र बना लिया, सांस्कृतिक एकरूपता पर बल दिया। यह सब काम राजाओं ने ही कर डाला था। इसको राजा का राष्ट्रवाद याद है ना, 16वीं सदी से 18वीं सदी। तो प्रशासनिक केंद्रीयकरण, सांस्कृतिक एकरूपता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक एकरूपता का मतलब है कि एक ही संस्कृति के लोग थे? नहीं, थोड़ी थोड़ी दूसरी संस्कृति के लोग भी थे, उनको दबा दिया। तो तब दबाना आसान इसलिए था कि तब राष्ट्रवाद की चेतना उतनी प्रबल नहीं। मान लो देखो, ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति करी, तो ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति करने में अपने लेबर का बहुत शोषण किया, और जब रिच बन गया तब लेबर को सुविधाएं देना। तुम अगर लेबर का शोषण करोगे तो तुम्हारे पास विकल्प खुला हुआ नहीं, क्योंकि तुम डेमोक्रेसी के युग में इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू, और उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू किया था 18वीं सदी में, जब निम्न वर्ग का सशक्तिकरण। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम। वो इंडिया में, जैसे इंडिया में होता क्या है कि अब हम आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू कर रहे हैं। अगर थोड़ा निर्मम बन जाए सरकार, आपको कम सुविधाएं दे, कटौती करे, सब्सिडी हटा दे, ये करे, तो आपको दिक्कतें होंगी। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हटा दे, किसान और मरने बेचैन होने लगे। लेकिन आपकी इकोनॉमी बहुत, जीडीपी बहुत तरक्की करे, क्योंकि सारा पैसा ग्रोथ में लगना होगा। अब लॉन्ग टर्म हो सकता है ज्यादा फायदा हो जाए, एजुकेशन सेक्टर में हो जाए, हेल्थ सेक्टर में हो जाए। तो आपको 10 या 15 वर्ष के लिए दर्द बर्दाश्त करना होगा, तो आप विकसित हो जाओगे। लेकिन डेमोक्रेसी में 10-15 वर्ष तक दर्द कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, सरकार ही गिर जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो सरकार ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। चलो एक फंड, हम 40% फंड देते हैं वेलफेयर, तो जिस कारण से हमारा उदारीकरण और डेवलपमेंट रुका हुआ। अब फंड हम लोक कल्याण में देंगे, हम फंड देंगे सब्सिडीज में। पेट्रोल में तो खैर सब्सिडीज हट गया है, लेकिन डीजल पेट्रोल में, लेकिन जैसे फर्टिलाइजर में दे ही रहे हैं, केरोसिन ऑयल में दे ही रहे हैं, है कि नहीं? और मान लो केरोसिन ऑयल तो खैर छोटा सा है, एग्रीकल्चर में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर ही रहे हैं। तो हमारा एक अच्छा खासा एरिया तो जा रहा है उसमें। वो एरिया अगर डेवलपमेंट में लगता तो कितना फायदा होता। तो कभी कभी अर्थशास्त्रियों का मन मचलता है और वो बोलते हैं डेमोक्रेटिक कॉस्ट, कि भैया मेरे, ये हमारे विकास में जो बाधा हो रही है, ये प्रजातंत्र का खर्च है, और यही प्रजातंत्र का खर्च चीन बचाए। किसी से लैंड छीन लेता है, किसान को दबा देता है। हमारे यहाँ किसान कोई टच नहीं कर सकता है। आज देखो 3 एग्रीकल्चर बिल लाया, वापस चाइना रहता तो कब का लागू। तो तुम ये टेक्निकलिटीज को समझ रहे हो ना? तो उसी तरह जब राष्ट्रवाद पश्चिम में बना था, तो उस समय तो 18वीं 16वीं 17वीं सदी थी, तो उस समय कोई अधिकार वगैरह की बात थी नहीं। तो जो थोड़ा बहुत विविधता थी, ऐसा तो नहीं कि कोई भी राष्ट्र में एक ही तरह के लोग होंगे। एक राज्य में तो हो ही नहीं सकता, एक विलेज में तो हो ही नहीं सकता है, राष्ट्र में कैसे? तो थोड़ा अलग अलग थे, लेकिन उतनी नहीं। उसको उन्होंने दबा दिया अच्छे ढंग से, और बना दिया एक राष्ट्र, एक भाषा, एक राष्ट्र, अंग्रेजी भाषा के आधार पर अंग्रेजी चला, ठीक है। अब वो जब राष्ट्रवाद मध्य में आया यूरोप में, और पूर्वी यूरोप में, तो 3 साम्राज्य थे। एक ऑटोमन साम्राज्य था, वो बेचारे के साथ एक और विकलांगता थी। वहां का शासक मुस्लिम था, और पूर्वी यूरोप, ऐसा नहीं कि केवल उसमें ईसाई जनसंख्याएं थी, मैंने उसका तो साम्राज्य बहुत बड़ा था ना। मैंने यही समझो कि ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति 19वीं सदी में ये थी कि वही साम्राज्य था जो कभी यूरोप के ईसाई राज्यों के लिए कहर बना हुआ, याद होगा।
ईसाई राज्यों के लिए कहर बना हुआ था, लेकिन वही ऑटोमन साम्राज्य लाचार हो चुका था। दुनिया में जो कई मुस्लिम साम्राज्य गिरे थे, में पूर्वी यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य गिरा था, पश्चिम एशिया में सफावी साम्राज्य का पतन हुआ था, भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, और चीन में मंचू साम्राज्य का पतन। जब पश्चिम की तरक्की हो रही थी तो पुराने साम्राज्यों का अवसान हो रहा था। ऑटोमन साम्राज्य बन गया था यूरोप का मरीज। अब अगर तुम लोगों का ग्रामीण बोध तगड़ा होगा तो एक बात समझ सकते हो, गांव में कोई बहुत धनी मानी व्यक्ति है जिसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अगर संतानहीन हो जाता है तो सारे पड़ोसियों की आंखें चमकने, मैं उसकी यह प्रॉपर्टी मिला लूं, मैं उसकी वह प्रॉपर्टी मिला लूं, है ना, मैं पिछवाड़ा ले लूं तो मैं अगवाड़ा ले लूं तो मैं उसका बगीचा ले लूं। समझ रहे हो? ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति तो एक तो यूरोपीय देश लालच भरी निगाह से देख, दूसरी बात क्या है कि उसकी जो पूर्वी यूरोप के लोग, जो जनता थी, वो समझ रही थी कि भाई मैं ठहरा ईसाई, मैं मुस्लिम से क्यों शासित हूं। तीसरा, उस पर राष्ट्रवाद का छौंका लग गया तो बलगान राष्ट्र, रूम राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्रवाद की मांग उठी। और चौथी बात हुई कि जब वो विद्रोह करते थे, तो जैसे मान लो अब हैब्सबर्ग साम्राज्य में ही विद्रोह हुआ, तो हैब्सबर्ग शासक था, वो ईसाई शासक था, डंडे के बल पर अपने विद्रोह को दबा देता था। रूस में विद्रोह हुआ तो रूस दबा देता था। और ऑटोमन साम्राज्य जब अपने ईसाई जनता, मैंने ऑटोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा साम्राज्य, पश्चिम एशिया में मुस्लिम भी थे, जितना तुम देख रहे हो इराक वगैरह सब उसी का बच्चा है ना, फिलिस्टाइन, इजराइल, ये सब जितना रीजन तुम देख रहे हो, इराक है, सीरिया है, मैंने ईरान को छोड़ के पूरा अरब क्षेत्र उसी का बच्चा है ना। उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका वाला तो तब तक स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन जो पश्चिमी एशिया का उसका साम्राज्य, आज तक भी तुम देखते हो ना, जो रिसेप तैयप एर्दोआन है, जो टर्की का हेड है, रिसेप तैयप एर्दोआन, वो क्या है, एर्दोआन का क्या है कि अभी भी वो उसी स्वप्न में जीता है, क्या हमारा हुआ करता था रियल एस्टेट, पूरा पश्चिम एशिया अपनी जागीर थी। अभी भी सीरिया वगैरह के मामले में हस्तक्षेप करता है। व्लादिमीर पुतिन पुतिन अपने रूसी पीटर द ग्रेट के साम्राज्य को नहीं भूल रहा है, और एर्दोआन अपना ऑटोमन साम्राज्य को नहीं भूल रहा है। उल ऑटोमन का स्वप्न देखता है अभी भी। क्या, क्योंकि बाबा थे जिनके पास एक हथियार था, हाथी यहां खड़े होते थे, आप केवल जंजीर ही पड़ी। किस मानसिकता में थे, समझ पा रहे? तो एक तो ये हुआ। अब हैब्सबर्ग साम्राज्य अपने विद्रोह को दबा रहा है, रूसी साम्राज्य अपने विद्रोह को दबा रहा है, तो ऑटोमन साम्राज्य में बेचारे के साथ क्या हो रहा है कि वो जब अपना विद्रोह दबाने चलता है तो सबकी दृष्टि वक्र हो जाती है कि देखो देखो ये मुस्लिम शासकों की ईसाई जनता को दबा, हस्तक्षेप कर देते थे, जैसे यूनान के मामले में मैंने तुम लोगों को बताया था, याद है ना। उसके बाद था क्या कि यूरोपीय शक्तियों के बीच खुद भी लालच था कि थोड़ा अगवाड़ा ले लूं, थोड़ा पिछवाड़ा ले लूं, वो भी चल रहा था। और जब यूरोपीय शक्तियां लेना चाह रहे थे तो एक दूसरे के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी। अगर ये कहीं बागीचा ले लेगा तो हमारा वहां प्लॉट है, तो हमारा प्लॉट कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हमारे फसल ढक जाएंगे इसके पेड़ की छाया में, वैसे तो मैं पेड़ काट के फेंक दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब क्या है कि सबके हित आपस में भी टकरा रहे थे। तो बेचारा क्या था कि इस ऑटोमन साम्राज्य को न जीने दिया जा रहा था, न मरने दिया जा रहा था, और घिसट घिसट कर जीने के लिए मजबूर किया। यही कहलाता है बाल्कन समस्या, पूर्वी समस्या। और यही पूर्वी समस्या ने वर्ल्ड वॉर को, मोटे तौर पर तो समझ गए क्या, ये तो अलग बात है। अब हुआ वो तीन साम्राज्य। तो जब यहां से राष्ट्रवाद जब ऐसे चला, और जब उधर राष्ट्रवाद की चला, तुम जानते हो कि कांग्रेस ऑफ वियना के समय से ही जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था वो डंडा लेके खड़ा था, उधर रूस डंडा लेके खड़ा था, क्योंकि रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम, क्योंकि ये सब चाहते नहीं थे कि यहां से राष्ट्रवाद इधर ट्रेवल, कि भाई डंडा लेके खड़े होने से आप राष्ट्रवाद को आने से कैसे रोक दोगे, यही तो इतिहास की गलत व्याख्या।
आपके पड़ोस में अगर महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है, तो आप अपनी बीवी को घूंघट की ओट में और घर में कब तक कैद रखोगे? एक न एक दिन तो विद्रोह करेगी। तो कभी न कभी खिड़की से वो झाँक ले, बगल वाली जो हमारी पड़ोसन है, मोटर बाइक पर बैठ के और हेलमेट लगा के जा रही है ड्यूटी कर। तो नहीं कुछ तो कम से कम रात के खाना में अपने पति के खाना में नमक ज़्यादा मिला के वो प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त। जा जहर न मिला यही गनीमत है। तो मतलब ये है कि आप वैसे तो राष्ट्रवाद को रोक नहीं सकते हो। अब तुम लोगों को बच्चे एक बात मैंने बताई हुई है, जिसको तुम आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हो, उसमें थोड़ा प्रजातंत्र का छौंका लगा होता है। जनता का सशक्तिकरण हो, सरकार में नहीं बल्कि जनता में ज़्यादा शक्ति हो और सरकार को अपनी शक्ति छोड़नी होगी। मैंने शासक को निरंकुशता छोड़नी पड़ेगी और जनता को अधिकार देने, प्लस जनता को इतने अधिकार मिल जाए, जनता को एक समानता का अधिकार मिले